वेलकम ऑल टू नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल। बच्चों, पिछली तासिका में हमने हमारा जो 18वां पाठ है चुनौती हिमालय की, इस पाठ की शुरुआत की थी। इस पाठ का आधा पाठ्यांश हमने पिछली तासिका को पढ़ा था। तब तक हमने देखा था कि पिछली तासिका में हमने इस पाठ के जो आधा पाठ्यांश है उसमें हमने देखा था कि जवाहरलाल जो है उन्होंने अमरनाथ की यात्रा का सफ़र शुरू किया है और उनके साथ उनका चचेरा भाई किशन जो कि एक गडेरिया है और उसके बाद एक नवयुवक जो कि कुली है। इन तीनों के साथ वह इस सफ़र पर निकल पड़ते हैं और यह चढ़ाई शुरू कर देते हैं। और यह चढ़ाई शुरू करने के बाद इन्हें क्या क्या दिखाई देता है या फिर किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यह भी हमने देखा था। और इन सारी दिक्कतों का सामना करते करते ये लोग जो है वह 16,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। यहाँ तक हमने यह पाठ देखा था। अभी इसके आगे और क्या होता है वो हम आगे के पाठ्यांश में जानेंगे। अमरनाथ से भी ऊपर, पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में न ढीलापन था न बदन में सुस्ती। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। तो देखिए बच्चों, ये लोग जो है वह 16,000 फीट की ऊंचाई पर थे फिलहाल, और वहाँ से यानी कि अमरनाथ से भी ऊपर, लेकिन वहाँ पर इन्हें कहीं पर भी अमरनाथ की गुफा दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन इतना बोलने के बाद भी जब जवाहरलाल के साथियों ने ऐसा बोला कि इतना बोलने के बाद भी यह जो जवाहरलाल है वह ना तो डगमगाते हैं ना उनके बदन में सुस्ती, यानी कि ना ही उनके बदन में किसी को कोई सुस्ती दिखाई दे रही है, क्योंकि वह यह ठान कर चल रहे थे आगे कि हिमालय ने उन्हें चुनौती दी है और उन्हें उस चुनौती को पार करना है। तो यह दिमाग में विचार होने की वजह से जो जवाहरलाल है वह बिल्कुल भी डगमगा नहीं रहे थे। निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था, यानी कि कठिन रास्ता उन्हें पार करना था। इसके लिए उनके अंदर जो उत्साह जोश था वह उन्हें आगे खींच रहा था। शाम लौट चलिए, वापस कैंप में पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा, एक कुली ने कहा। यानी कि वह लोग इतना रास्ता चढ़ाई कर चुके हैं लेकिन कहीं पर भी उन्हें गुफा नहीं दिखाई दे रही। तो ये लोगों को ऐसा लग रहा है कहीं ये रास्ता भटक तो नहीं गए, चूक तो नहीं गए। इसलिए जो कुली है वह कुली इन्हें कहता है कि साहब हमें वापस लौटना चाहिए, क्योंकि हमें फिर हमारे कैंप को पहुंचने में पूरा दिन ढल जाएगा। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुंचे नहीं। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। तो जब कुली ने ऐसा कहा तो यह विचार जो है यानी कि सफ़र अधूरा छोड़कर वापस लौट जाना जवाहरलाल को पसंद नहीं आया। तो उन्होंने उसे कहा कि अभी तो हम लोग अमरनाथ पहुंचे ही नहीं, तो वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता। वह तो दूर बर्फ से उस मैदान के पार है, किशन बीच में बोल पड़ा। यानी कि उन्हें जो सामने बर्फ का मैदान दिखाई दे रहा था उसकी ओर इशारा करते हुए किशन बोलता है कि किशन जो कि एक गडेरिया है वह फिलहाल जवाहर को गाइड करने का काम कर रहा है। तो वह बोलता है कि उस बर्फीले मैदान के उस पार अमरनाथ है। चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है, कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। यानी कि किशन के इस प्रकार के वक्तव्य पर जवाहरलाल तुरंत बोलते हैं कि अब तक हमने इतनी चढ़ाई पार की है, इतना सफ़र तय किया है, अभी थोड़ा आगे आधे मील का ही मैदान बचा है, तो क्यों ना उतना हम पार करके आगे बढ़ते हैं। सामने सपाट बर्फ का मैदान दिखाई दे रहा था। उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था।
तो सामने जो है वह एकदम सपाट यानी कि एकदम उन्हें वहां पर बर्फ से ढका हुआ मैदान जो दिखाई दे रहा है, और वहां पर उन्हें उस मैदान को पार करने के बाद दूसरी ओर से नीचे उतरकर वहां गुफा तक पहुंचने का रास्ता दिखाई दे रहा है। तो जवाहरलाल जो है क्या कहते हैं, जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। जवाहरलाल जो थे वह एकदम उत्साह में थे, क्योंकि उन्हें यह सब चीज़ें बहुत पसंद थी, तो वह एकदम फुर्ती से आगे बढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में उतना ही उबड़ खाबड़ था। यानी कि वो जो मैदान उन्हें बर्फ का दिख रहा है, इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वह बहुत ही सपाट है, लेकिन वहाँ पर रास्ता जो है वह बहुत उबड़ खाबड़ है, यानी कि रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत खराब है। ताज़ी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। यानी कि जो बर्फ है, जो बर्फ गिर रही थी, उससे जो ऊंची नीची यानी छोटी बड़ी ऐसी जो चट्टानें थी, उनके ऊपर इस बर्फ ने एक पतली चादर डाली है। इस प्रकार से इन लोगों को प्रतीत हो रहा है। गहरी खाइयाँ थी, गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे और गजब की फिसलन थी। यानी कि बर्फ गिर रही है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो भी गड्ढे होंगे वह बर्फ से ढके हुए हैं, तो वह दिखाई नहीं दे रहे। गहरी खाइयाँ है, यदि वहाँ से कोई व्यक्ति उसका पाँव फिसला तो वह नीचे सीधा खाई में जाके मरेगा और उसकी लाश भी पता नहीं चलेगी कि कहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत गहरी खाइयाँ है और बर्फ़ पड़ने की वजह से जो गड्ढे हैं वह बर्फ़ से ढके हुए हैं और फिसलन जो है वह बहुत ही बढ़ गई है। यानी कि देखिए जिस प्रकार से बारिश होती है, बारिश होने के बाद हमारे वहाँ रास्ते में जो भी गड्ढे होते हैं वह पानी से भर जाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर इन चट्टानों के ऊपर यहाँ पर जो ये लोग चढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर रास्ते में जो भी गड्ढे हैं वह बर्फ़ से ढक गए हैं, इसलिए इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन जब उसके ऊपर पाँव पड़ेगा तो इनका पाँव तुरंत अंदर जा सकता है और ये फिसल कर गिर सकते हैं। कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ में पैर अंदर धंसता जाता। यानी कि देखिए फिसलन होने की वजह से पाँव फिसलता है और इन गड्ढों, ये जो गड्ढे हैं बर्फ से भरे हुए वह नज़र नहीं आ रहे, तो उनके ऊपर पाँव पड़ते ही पाँव अंदर धंसता चला जाता है। बहुत नाप नाप कर कदम रखने पड़ रहे हैं, यानी कि बहुत ही सावधानी से इन्हें आगे बढ़ना पड़ रहा है। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहरलाल को मज़ा आ रहा था। यानी कि अभी ये लोग चढ़ाई करके ऊपर पहुंच गए हैं और ये लोग जो है यह सपाट बर्फीला मैदान जो है उसे पार कर रहे हैं। तो उसे पार करते हुए इन्हें चढ़ाई करने से भी ज़्यादा मुश्किलें आ रही है, लेकिन फिर भी जवाहरलाल जो है वह इस चीज़ का भी मज़ा ले रहे हैं। तभी जवाहरलाल ने देखा सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। यानी कि सामने उन्हें एक इतनी बड़ी गहरी खाई दिखाई दी जो कि उसे देखकर इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो खाई इन लोगों का ही इंतज़ार कर रही है, कि मुंह फाड़ कर वह खड़ी है कि कब ये लोग आके गिरे और वह खाई इन्हें निगल जाए। तो इस प्रकार से प्रतीत हो रहा था जवाहर को। अचानक उनका पैर फिसला, वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए वे खाई में गिर पड़े। तो देखिए, तो वहाँ पर बर्फ़ की वजह से जो फिसलन हो गई थी, तो उसकी वजह से जवाहरलाल का पाँव फिसल जाता है और वह लड़खड़ा कर नीचे खाई में गिर पड़ते हैं। सांप गिर गए, किशन चीखा। किशन जोर से चीखता है कि सांप जो है वह नीचे गिर गए। जवाहर भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई, वे खाई की ओर तेजी से बढ़े। यानी कि सबसे आगे जवाहरलाल ही थे, तो जब वह नीचे गिरते हैं तो किशन भी चिल्लाता है और
उनका भाई जो है, जवाहरलाल का भाई जो है, वह भी चिल्लाता है, जिनसे इनकी जो आवाज़ है वह उस वादियों में गूंजती रहती है। यानी कि वहाँ पर इतना सन्नाटा होता है और बड़ी बड़ी चट्टानें, पहाड़ी इलाका, जिससे कि यदि किसी की आवाज़ भी होती है तो वह दूर दूर तक गूंजती है, ऐसे ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर आवाज़ सुनाई देती है। तो सब लोग जो है वो खाई की ओर तेज़ी से बढ़ते हैं। रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा! दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, नीचे गहरी खाई। जवाहरलाल कस कर रस्सी पकड़े थे, वही उनका एकमात्र सहारा था। तो देखिए, जवाहरलाल ने जो रस्सी अपने कमर को बांधी थी उसकी वजह से वो बच जाते हैं, लेकिन दोनों तरफ चट्टाने हैं, बीच में बहुत गहरी खाई है और जवाहरलाल जो है वो वहाँ पर उस रस्सी की वजह से वहाँ पर लटक रहे हैं। उन्हें भी यह बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उन्होंने भी सोचा नहीं होगा कि वह इस प्रकार से खाई में गिरेंगे, लेकिन वह उनका पैर फिसलकर उनके साथ यह हादसा हो जाता है। और यह जो ट्रैकिंग होता है यह कोई आसान बात नहीं है, ऐसी मुसीबतें यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर जवाहरलाल भी उस रस्सी को पकड़कर हवा में लटक रहे थे। जवाहर, ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। मुंह ऊपर उठाया तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी। तो उन्हें आवाज़ सुनाई देती है, जवाहर जवाहर, इस प्रकार से उनका भाई ऊपर से पुकार रहा होता है और शाप शाप कहकर किशन भी पुकार रहा होता है। तो यह आवाज़ सुनकर यह जब ऊपर देखते हैं तो इन्हें बर्फ़ की वजह से इन्हें सब धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो ऊपर इन्हें अपने भाई का और किशन का चेहरा एकदम धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ पड़ रही है। और ये लोग जो है उसे हिदायत देते हैं, यानी कि उसे बताते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम रस्सी ऊपर खींच रहे हैं, तुम रस्सी को सीधा पकड़े रहो, कस कर पकड़ो रस्सी को, जिससे तुम्हारा हाथ न छूटे। तो इस तरह से वह उन्हें हिदायत, यानी कि उन्हें सूचना दे रहे हैं कि हम तुम्हें ऊपर खींच रहे हैं, तुम अच्छे से रस्सी कस कर पकड़ो। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। भाई, मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, वह चिल्लाए। खाई की दीवारों से उनकी आवाज़ टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। हल्की सी पेंग बढ़ा जवाहरलाल ने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई। तो देखिए, इनके जो भाई और किशन और कुली है जो जवाहरलाल को ऊपर खींचने में लगे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं। तो जवाहरलाल को भी मालूम है कि यहाँ पर इतनी फिसलन है बर्फ़ पड़ने की वजह से, इन्हें ऊपर उठाना या ऊपर उठाकर लेना आसान बात नहीं है। इसलिए वह भी उन्हें अपने भाई को पूछते हैं आवाज़ देकर, क्या मैं चट्टान पर अपने पैर जमा लूं ताकि तुम लोगों को आसानी हो खींचने के लिए। लेकिन वहाँ पर जो सन्नाटा है उसकी वजह से कोई भी व्यक्ति कुछ बोलता है तो आवाज़ जो है वहाँ पूरी वादियों में गूंजती है, दूर दूर तक इनकी आवाज़ गूंजने की सुनाई देती है। तो इस तरह से जवाहरलाल भी जो है वह हिम्मत दिखाते हुए वहाँ पर की जो उभरी हुई चट्टान है उसकी दीवार को मजबूती से पकड़ लेते हैं, वहाँ पर अपना पैर जमा लेते हैं ताकि उन्हें भी थोड़ा सा सुकून महसूस हो और उनमें भी थोड़ी हिम्मत आए। तो ऊपर आने के लिए, खुद की जान बचाने के लिए वह भी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि उन पथरीली चट्टानों को मजबूती से वह पकड़कर अपना पैर वहाँ पर ठीक से जमा कर ये लोग उन्हें खींच रहे हैं। तो वह भी उन्हें उस प्रकार से अपना साथ दे रहे हैं, तो जिससे कि जब इनका पाँव कहीं पर वहाँ पर चट्टान के ऊपर कहाँ पर जम जाता है तो उन्हें भी ऐसा एहसास होता है कि धरती के ऊपर उनका पाँव कहाँ पर तो सुरक्षितता से रखा हुआ गया है, जिससे उनकी हिम्मत जो है वह बढ़ जाती है।
घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज़ सुनाई दी। उनका भाई उन्हें साहस बांधने के लिए बार बार कहता है कि घबराना मत जवाहर, हम तुम्हें बचा लेंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ कहकर जवाहरलाल मजबूती से रस्सी पकड़ एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। तो देखिए ये लोग ऊपर से रस्सी खींच रहे हैं, तो जवाहर जो है वह भी उन्हें भी हिम्मत बांधने के लिए ऊपर से ये लोग दिलासा दे रहे हैं कि घबराना मत जवाहर, हम तुम्हें ऊपर खींच रहे हैं। तो ये भी उन्हें जवाब देते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने मजबूती से रस्सी पकड़ ली है और मैं भी एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ा रहा हूँ, ताकि दोनों ही एक दूसरे को साहस बांध रहे हैं, जिससे वह दोनों का भी जोश बढ़ रहा है। तो जवाहरलाल भी रस्सी को कसकर पकड़कर एक एक कदम ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता, तो वह मन ही मन कांप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। तो यह एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ा रहे हैं, लेकिन यह ऊपर की ओर कदम बढ़ाते हुए भी जब कभी इनके पैरों के नीचे से कोई हल्का फुल्का सा या छोटा सा पत्थर फिसल जाता या सरक जाता, तब इनका मन एकदम कांप उठता या डगमगाता। तभी ये तुरंत उस रस्सी को और मजबूती से पकड़ लेते थे। रस्सी से हथेलियां भी जैसे कटने लगी थी, पर जवाहरलाल ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। यानी कि देखिए, जब रस्सी को यह कसकर पकड़ रहे थे तो इससे उनकी हथेलियों को भी तकलीफ हो रही थी, उनकी हथेलियाँ एकदम कट रही है ऐसा उन्हें लग रहा था। लेकिन जवाहरलाल उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि यदि वह उसकी ओर ध्यान देते तो उनका ध्यान जो है वह भटक जाता था। इसीलिए वह सिर्फ ऊपर एक एक कदम ऊपर चढ़ने की ओर ध्यान दे रहे थे। भले ही रस्सी से उनका हाथ भी कट जाए, लेकिन वह सिर्फ ऊपर कैसे मैं आऊँ, इस प्रकार से वह उस बात की तरफ ध्यान दे रहे थे। कूली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुंचे। यानी देखिए, यह जो है कूली और किशन जो है वह उन्हें बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। यानी जिस प्रकार से यह कदम ऊपर बढ़ा रहे थे, उसी प्रकार से वह उन्हें रस्सी से ऊपर की ओर खींचे जा रहे थे, जिससे ये लोग उन्हें ऊपर खींच रहे थे और ये भी अपनी सहायता से ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, जिसकी वजह से यह सरक सरक कर ऊपर आखिर पहुंच ही जाते थे। यानी कि खाई से अब जवाहरलाल की जान बच गई है, अब वह ऊपर आ गए हैं। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी न चले। देखिए बच्चों, खाई इतनी गहरी होती है कि यदि उसमें कोई व्यक्ति पड़ भी जाता है, गिर भी जाता है, तो उसका कुछ अता पता नहीं चलता, क्योंकि इतनी गहरी खाइयाँ यहाँ पर है। तो ये जो पर्वत ये चढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर उन्हें ये ऐसे प्रसंग का सामना करना पड़ा जहाँ पर जवाहरलाल की जान भी जा सकती थी। यदि ये लोग उन्हें ठीक तरह से ऊपर नहीं खींच पाते या फिर जवाहरलाल की रस्सी छूट जाती, तो उनके साथ इतनी दुखद घटना यहाँ घट सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं होता। इनका जो आत्मबल था या फिर इनकी जो कोशिश थी ऊपर चढ़ने की, तो उस कोशिश की वजह से ये लोग जो है वह बच जाते हैं। लेकिन अक्सर ट्रैकिंग करते हुए ऐसी घटनाएं घटित होती रहती है, ऐसा खतरा वहाँ पर पाया जाता है। तो इस प्रकार से अभी जवाहरलाल जो है वह ऊपर पहुंच जाते हैं, उनकी जान बच जाती है। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। यानी कि जवाहरलाल का जो भाई है वह जवाहरलाल को ऊपर आने के बाद एकदम सही सलामत देखकर भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं। यानी कि उन्हें भी सुकून मिलता है कि भाई को कुछ नहीं हुआ, वह अच्छी तरह से सही सलामत ऊपर आ पहुँचते। यह देखकर उन्हें एक सुकून मिलता है और वह एक गहरी सांस लेते हैं। तब कूली भी उन्हें पूछता है, साहब चोट तो नहीं आई? यानी कि कूली नाम का जो युवक होता है वह भी, उसे भी बहुत फिक्र हो रही थी कि जवाहरलाल ऊपर ठीक सही सलामत आते हैं कि नहीं। लेकिन उन्हें सही सलामत देखने के बाद सबकी जान में जान आती है और सब उनकी
हाल सब उनको पूछने लगते हैं कि कहीं उन्हें कुछ चोट बीट तो नहीं आई। इस प्रकार से सब उनको उनसे उनका हालचाल पूछते हैं। गर्दन हिला, कपड़े झाड़, जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए। यानी देखिए इतने खतरे से बचकर ऊपर आते हैं, लेकिन फिर भी जवाहरलाल के अंदर जोश देखिए कितना है, कि उनके अंदर कितना उत्साह है कि इतना सब होने के बाद भी वह अपने कपड़े बिपड़े सब झाड़ झटक कर एकदम फिर से आगे चलने के लिए तैयार हो गए हैं। इस हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। वह अब भी आगे जाना चाहते थे। यानी कि देखिए जवाहरलाल जो है वह ऐसे व्यक्ति थे जो किसी भी डर से डर कर या किसी हादसे से डर कर वह पीछे हट जाने वालों में से नहीं थे। लेकिन यह जो हादसा उनके साथ हुआ था, उनकी जान के ऊपर बीता था यह हादसा, यानी उनकी जान भी जा सकती थी। इसके लिए कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा डर गए थे, उन्हें एक झटका ज़रूर लगा था कि आज उनके साथ उनकी जान जाती जाती बची। तो यह झटका उन्हें अंदर से लगा था, लेकिन उनके अंदर जो जोश और उत्साह था वह उन्हें चुप बैठने नहीं दे रहा था। वह उन्हें पीछे हटने को मना कर रहा था, जिसकी वजह से वह आगे जाने को तैयार थे। देखिए यदि हमारे साथ भी ऐसा होता है, यदि हमारे साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है कि जहाँ पर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी जान को खतरा हो जाता है, तब हम व्यक्ति है, यह साधारण बात है कि हम डर जाएंगे या फिर पीछे हट जाएंगे। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि यदि हम हमारी जान बचाने के लिए कोई चीज़ पीछे आधी अधूरी छोड़कर पीछे हट जाते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हमें हमारी जान बचाना ये हमारी प्रायोरिटी है। यानी कि इसे हमें पहले इस बात का ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपनी जान बचा पाएंगे। यदि हमारे हाथ से वह काम अधूरा भी छूट जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन यह जो जवाहरलाल है वह पीछे इतना होने के बाद भी उन्हें थोड़ा सा उनके मन को एक झटका ज़रूर लगता है। तो और यदि कभी किसी के साथ भी ऐसा हादसा होता है तो यह बिल्कुल भी न भूलने वाली बात है और हमेशा ये उनके मन में घर करके रह जाती है। तो उसी तरह से इन्हें भी झटका लगा है, लेकिन इनका जोश जो है वह कम नहीं हो रहा है। इन्हें आगे चढ़ाई करनी है। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी। खाइयाँ पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा ना हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रही। तो देखिए आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी। तादाद यानी कि संख्या, गहरी और चौड़ी यानी कि बहुत ही एकदम खोल और बड़ी बड़ी। तो आगे यानी कि जो मैदान ये लोग पार करना चाहते थे, यानी कि ये कहाँ तक पहुँचे थे, ये चट्टाने पार कर 16,000 फीट की ऊंचाई चढ़कर एक मैदान को इन्हें पार करना था और फिर उसके आगे से नीचे उतरकर फिर इन्हें अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने का रास्ता तय करना था। लेकिन इस मैदान में जो थी वहाँ पर खाइयों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और बर्फ़ की वजह से सब गड्ढे जो है वह ढक चुके हैं, दिख नहीं रहे, जिससे कि इनके पाँव जो है जब ये कदम बढ़ा रहे हैं तो इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि खड्डे कहाँ पर है, गड्ढे कहाँ पर है। तो ये जब पाँव रखते तो इनका पाँव अंदर चला जाता है, तो जिस तरह से ये उसमें बर्फ़ में धंस रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे बहुत खाइयाँ है, यानी खाइयों की संख्या बहुत है और ये लोग इतनी जल्दबाजी में निकले हैं ट्रैकिंग करने के लिए या इस पहाड़ों को चढ़ने के लिए कि इनके पास जो है वह उचित सामान, यानी कि जो सामान लगता है ऐसी खाइयाँ पार करने के लिए, वैसा ज़्यादातर सामान इनके पास नहीं है। इसलिए
जो बाकी के लोग हैं वह बहुत डर रहे हैं और यह जो बाकी के इनके साथी हैं वह इन्हें आगाह कर रहे हैं कि हमारे पास ये खाइया पार करने का जो उचित यानी कि जो सामान लगता है वह ज़्यादा नहीं है, हम इतनी तैयारी के साथ नहीं आए हैं, तो आगे जाना बहुत खतरा होगा, वहाँ पर जान जाने का भी खतरा हो सकता है। यहाँ पर तो हम बच गए किसी तरह, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर जगह हम बचे। तो इस तरह से इनके साथियों की और इनकी बात हो रही है, वह उन्हें आगाह कर रहे हैं कि आगे बहुत खतरा है और इस तरह का खतरा मोल लेना अच्छी बात नहीं है। यदि हम पूरी तैयारी के साथ आते तो हम आगे बढ़ सकते थे, लेकिन हम उतनी तैयारी से नहीं आए हैं जिसकी वजह से इनके साथियों को नहीं लगता कि आगे का सफ़र तय करना चाहिए इन्हें। यह सफ़र तो जवाहरलाल जो है वह उनका मन तैयार नहीं है यह सफ़र अधूरा छोड़कर पीछे हटने के लिए, लेकिन बाकी जो साथी है उनके साथ इन्हें सबका विचार करना है, यानी कि बाकी सब लोगों का भी इन्हें ध्यान रखते हुए उनकी बात भी इन्हें सुननी पड़ेगी ना, ताकि वो लोग इनके साथ आए हैं तो ये अकेले फैसला नहीं ले सकते, बाकी सब लोगों का विचार करके या उनका ध्यान रखते हुए इन्हें सबके हित में निर्णय लेना है। सिर्फ ये अपने मन की नहीं कर सकते, क्योंकि ये अकेले नहीं है, इनके साथ और 3 लोग हैं, तो उनका भी कहना इन्हें सुनना पड़ेगा कि वो क्या कह रहे और वो सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी इन्होंने एक हादसा देखा, इनके साथ एक हादसा हुआ जिसमें से ये बच गए, लेकिन आगे और बहुत खाइया है और इनके पास ना ही उतना सामान है कि वो सुरक्षितता से वो खाइया पार करके आगे जा सके, तो फिर और इन्हें खतरे का सामना करना पड़ सकता है यहाँ पर। तो ये सब बातें जो है इन लोगों के बीच में होती है और फिर जवाहरलाल भी जो है वह भी सोचते हैं और वह ये तय करते हैं कि उन्हें यह अमरनाथ का जो सफ़र है यहाँ तक ही अधूरा छोड़कर इन्हें वापस जाना पड़ेगा। और यहाँ से ये लोग जो है जवाहरलाल और उनके साथी वापस लौट जाते हैं। इनका जो अमरनाथ पहुंचने का सपना था वो पूरा नहीं हो सका, वो सपना का सपना ही रह गया। लेकिन जब भी जवाहरलाल कभी भी इस याद के बारे में सोचते थे या हिमालय की चोटियों को देखते थे तो हमेशा उन्हें वह चोटियाँ जो है आकर्षित करती रहती थी, यानी कि इन्हें ऐसा लगता था कि वो चोटियाँ इन्हें बुला रही है फिर से वापस। इस प्रकार की भावनाएं इनके मन में हमेशा से उठती रहती थी। तो बच्चों, यहाँ पर हमने यह चुनौती हिमालय की यह पाठ देखा। यह पाठ बहुत ही दिलचस्प था और हमने देखा कि जवाहरलाल ने भी बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए आधा रास्ता लगभग तय कर लिया था, लेकिन जहाँ पर बात उनके जान पर बन आती है या फिर जहाँ पर उन्हें ऐसी गहरी खाइयों का सामना करना पड़ता है कि वहाँ पर उनकी जान भी चली जाने का खतरा था, लेकिन वह किसी तरह से बच जाते हैं उनके साथियों की मदद से। लेकिन उसकी वजह से वह आगे का रास्ता पार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास उचित सामान भी नहीं था और वह और खतरा नहीं ले सकते थे, क्योंकि उनके साथ और 3 लोग भी थे। तो वह अपने साथ बाकी अपने 3 साथियों की जान खतरे में नहीं डाल सकते थे, इसलिए वो अपना सपना अधूरा छोड़कर वापस लौट आते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने चुनौती हिमालय की यह पाठ पढ़ा। तो आपको कैसा लगा यह पाठ? मुझे तो बहुत ही दिलचस्प लगा ये पाठ। तो आपको फिर से एक बार यह पाठ अच्छी तरह से घर पे पढ़ना है। तो यहाँ ही पर ही हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।